नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। उमाकांत जी धन्यवाद। से आज हमें बात जो करना है वो बिहार चुनाव के बारे में बात करना है। और बिहार चुनाव में आजकल घुसपैठियों को निकालना है, ये बात आए दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते रहते हैं। अरे, आपका शासन 11 साल से है दिल्ली में, केंद्र में, जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई घुसपैठिए इस देश में घुसे नहीं, सीमाओं का रक्षण करना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। और आप कहते हैं कि विपक्षी लोग घुसपैठियों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अजीब बात है। अच्छा, बिहार में भी 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और चुनाव में कोई अपने जो काम किए हैं वो मुद्दे तो है नहीं, इसलिए वो खैरात कर रहे हैं, फ्रीबीज बांट रहे हैं, महिलाओं को वो 10-10 हजार रुपए भेज रहे हैं, तो महिलाओं से वोट बटोर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी चुनाव है, चुनावी माहौल है, मोदी जी जाके हजारों लाखों करोड़ रुपए के योजनाएं घोषित कर रहे हैं। सर, आप तो दिल्ली में बैठे, आपने कई सरकारें देखी हैं। 40 साल के आपके पत्रकारिता में आपने कई प्रधानमंत्रियों को देखा। ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हमारे गृह मंत्री जो नृत्य कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, जो खेल कर रहे हैं, उसके बारे में आप कृपया हमें बताएं। हमारे दर्शकों को भी आप लाभान्वित करें। उमाकांत जी लखेड़ा, आपका जी स्वागत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि देसाई साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में, सॉरी सॉरी, एक बार दोबारा कर लीजिए सर। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आप आ गए सबसे हैं पहली लाइन। बात हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। और ये जो फ्रीबीज बांट रहे हैं, मैं इसको फ्रीबीज को दूसरे ढंग से देखता हूं कि फ्रीबीज बांटना कोई गलत नहीं है। फ्रीबीज बांटना, गरीबों की मदद करना, खासतौर पर महिलाओं की मदद करना, एक ऐसे स्टेट में जहां मोर देन 30% या 35% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, उनको मिनिमम पोषण नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कुपोषण की शिकार है महिलाएं, तो वो देना चाहिए उनको। लेकिन असली सवाल ये है कि आपको 5 साल तो केंद्र में तीसरी बार पावर में आ गए थे 2019 में। 2019 में किसी को एनीमिया की कमजोरी है या बीमारी है या कुपोषण है, तो उसके लिए खुराक की व्यवस्था आप 2025 में करेंगे। भूख, अगर किसी को आज भूख है या आज वो बीमार है, तो उसको लिए आप ये वादा करेंगे कि 5 साल बाद आपकी बीमारी दूर करें? 5 साल बाद तो मर जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कितने लाख, थाउजेंड, मेरे समझ से 25 लाख, 1000 करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपति घरानों का, अपने मित्रों का इन्होंने माफ किया। और वो उनमें कोई भी उद्योगपति कुपोषण का शिकार नहीं है। किसी को कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है कि उनको, जितने भी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सारे दर्शकों को पता है। दो बड़े बड़े जो महारथी, वो तो गुजरात से ही है। एक तो मोदी जी के मित्र हैं, जहाज में घूमते हैं मोदी जी, उनके जहाज में, सबको पता है। तो कहानी ये है कि ये जो चीज हो रही है, ये क्या करते हैं कि पहले ये उद्योगपति मित्रों का माफ करते हैं 25 लाख, 26 लाख, 1000 करोड़। ये तो वो है जो रिकॉर्ड में है। अभी तो ऐसी चीजें होंगी जो रिकॉर्ड में नहीं है, उसका 2-4 साल बाद सामने आएगा। और इलेक्शन के मौके पर इनको पता होता है कि चुनाव के मौके पर ये हम अनाउंस करेंगे तो इसका अपोजिशन इसका विरोध करेगा, इसका प्रचार करेगा, और उससे हमको, जब वो इनका विरोध करेगा तो वो लोग ऑटोमेटिकली, वो वोटर
अगर किसी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं कहूंगा आपको 10,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, तो वो वोटर कहेगा कि ये तो हमें मोदी जी ने दिया है। तो एक किस्म से वो एसोसिएट करेगा। जो विरोध करेंगे, अपोजिशन पार्टी अगर विरोध करेंगे कि 10,000 क्यों मिला आपको, तो वो लोग और ब्लाइंड सपोर्टर मोदी जी के हो जाएंगे या बीजेपी के जी हो जाएंगे। इसके पीछे, इनके पीछे सातिर, जो सातिरपना है वो इनका ये है। नहीं तो ये देखिए, आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं शुरू किया, 6 महीने पहले क्यों नहीं शुरू किया, 2 साल पहले किसने क्यों नहीं शुरू किया। लोकसभा चुनाव के बाद तो कर देते। लोकसभा चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने दिया है। जेडीयू बीजेपी को 5-6 सीटों को छोड़ करके बाकी सब बीजेपी की झोली में डाली है बिहार में। तो आप तब जी खुश होकर कर देते भाई, आपने हमारा को इतना वोट दिया है, हम बहुत खुश हो गए। लोकसभा चुनाव जून 2000 में तो नई सरकार बन गई थी, पिछले साल 2024 में। तो आप 2024 के जुलाई में कर देते, उस समय दिवाली गिफ्ट दे देते उनको, या आजकल जो गिफ्ट दे रहे 1 साल पहले दे देते। लेकिन नहीं, ये एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन होगा। फिर वो जो 75 लाख महिलाओं का ही नाम ले रहे हैं, वो महिलाएं नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर कहेंगे देखो हमको पैसा मिला और ये विरोधी लोग जो है ये इसको अपोज कर रहे हैं, तो हम तो मोदी जी के साथ हैं। ये इसके पीछे इनका एक माइंड सेट है, एक साइकोलॉजिकल एक गेम है। और ये जो डकैती है भारत के डेमोक्रेसी में, ये खुली लूट है। आप इस तरह से एक मदारी का खेल दिखाते हैं चुनाव के मौके पर। आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया, ये तो 10,000 उनका, महिलाओं का तो ज्यादातर महिलाएं तो कर्ज में डूबी हुई बिहार में, किसी से ले रखा है छोटा मोटा, उसको दे देंगे, लौटा देंगे। जी लेकिन अगले महीने क्या करेंगे वो, जो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, अगले महीने क्या करेंगे। तो ये जो पाखंड है, ये जो चीजें हो रही हैं, ये उस साल सवाल का जवाब है। अब घुसपैठिया वाला जो अगला सवाल आपका होगा, फिर बाकी बातें उस पर करेंगे नहीं जी। नहीं, इस बीच में आपसे आपके बारे में और कुछ कहना, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लखेड़ा साहब, उमाकांत लखेड़ा के नाम से अपना चैनल शुरू किए हैं। आपको लखेड़ा साहब को नियमित रूप से सुनना है। विविध विषयों पर वो बेबाक बात करते हैं। दिल्ली में बैठे हैं, संसद आप 4 दशक से कवर करते हैं, यानी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बिहार की आज जब बात कर रहे हैं, तो बिहार में आपने हिंदुस्तान टाइम्स के नुमाइंदे के नाते, संवाददाता के नाते, ब्यूरो चीफ के नाते आपने काम किया, इसलिए बिहार को भली भांति जानते हैं। तो मैं दर्शकों को ये कहूंगा कि लखेड़ा साहब का जो चैनल है, वो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और लखेड़ा साहब हमारे चैनल पर तो नियमित रूप से आते हैं, मगर आपको लखेड़ा साहब का चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वो विविध विषय लेकर अपने चैनल पर बेबाक बात करते हैं। इसलिए अब साहब, ये घुसपैठियों की बात हम करें। ये मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है और जहां पर विपक्षी सरकार होती है, या तो फिर बिहार में तो 20 साल से उनकी सरकार है, मगर वहां इस बार उनको लगता है कि वो पराजित होंगे, इसलिए वो विपक्ष पर दावा बोलते हैं और कहते हैं कि ये विपक्ष वाले घुसपैठियों को यहां पर कायम करना चाहते हैं। अब साहब ये बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? घुसपैठियों को देश में आने के लिए, यानी उनको घुसने के लिए जिम्मेदार कौन है और उनको निकालने के लिए? क्योंकि मैंने जो संसद में रखे गए, मोदी सरकार ने जो संसद में आंकड़े रखे हैं, आपके पास तो होंगे ही, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने मोदी सरकार के ये 11 साल की अपेक्षा ज्यादा घुसपैठियों को यहां से डिपोर्ट किया था। ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं, अधिकृत आंकड़े हैं। अब आप बताएं साहब, क्या स्थिति है? नहीं, ये जो घुसपैठ का मुद्दा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घुसपैठ का जो मुद्दा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है। ये इनके लिए क्रिसमस ट्री है। ये क्रिसमस के दिन एक ट्री होता है ना, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कलर लाइट्स वगैरह होती है, तो ये घुसपैठिया इनके लिए क्रिसमस ट्री है।
और क्रिसमस ट्री से चुनाव चूंकि नजदीक है तो उसको हिलाएंगे, तो क्रिसमस ट्री से कुछ फल उल निकल जाएंगे, उसको ये खाएंगे। तो ये इनका दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मैं भी पूरा देश में घूमा हूँ, मिजोरम गया, अरुणाचल गया, असम गया। मैं केरल फरवरी 2018 में 20 दिन केरल था। तमिलनाडु में मैंने इलेक्शन कवर किए। पूरे कोई देश ऐसा छोटा नहीं है जहां इलेक्शन मैंने कवर नहीं किए, रिपोर्टर के नाते चुनाव के टाइम पर। मैं हर जगह, जब रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से टैक्सी लिया, ज्यादातर जगह टैक्सी ड्राइवर का बिहार से हूँ। बंगलोर में बिहार से टैक्सी ड्राइवर। केरल में जो केरल की श्रम नीति वहां के श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी नीति है। तो मेरे को 1,500 वहां के एक हॉस्टल मिला, वहां 1,500 बिहारी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लेबर रहते हैं। केरल सरकार ने बड़ा अट्रैक्टिव नीति उनके लिए हॉस्टल बना रखा है, कैंटीन एंड हॉस्टल। आप बैचलर रहे, हाँ, पेइंग गेस्ट टाइप का, एंड वो फ्री में रह रहे, फ्री में, एंड बहुत साफ सुथरी व्यवस्था, मतलब अद्भुत व्यवस्था है। ये बताइए, बिहार से 4 करोड़ लोग रोजी रोटी नहीं है उनके पास, वो बिहार से पलायन कर गए। और बिहार में हालत ये है देसाई साहब कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े, में फैक्ट की बात करूंगा, एकदम फैक्ट की बात जी, कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है आज की तारीख में, वो है 785.47 डॉलर, 700 करीब करीब $785 पर एनम पर आदमी बिहार का आज की तारीख में है। मतलब लोएस्ट इन द कंट्री है, $785.47 अब ये कहते हैं कि अब इनको पूछता है कोई कि ये घुसपैठ कहां से हो रहा है, कह रहे घुसपैठ का बांग्लादेश से हो रही है। अच्छा, बांग्लादेश से घुसपैठ आपके यहाँ क्यों हो रही है? बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2551 US डॉलर, मतलब $2551, यानी कई डॉलर गुना है, ज्यादा है। कई गुना ज्यादा है। तो जहां 2551 इकोनॉमी है एक लेबरर की, उनको इतना पैसा एवरेज मिलता है, वो 785 वाले स्टेट में क्यों इंटर करेगा? सबसे पहली बात तो ये, जब बिहार में रोजी रोटी, रोजगार, मजदूरी नहीं है, तो वो बाहर जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, चंडीगढ़ जाता है, जयपुर जाता है। आपके अहमदाबाद में भी आप देखेंगे कि गुजरात के लेबर काम कर रहे हैं। तो जिस स्टेट में रोजगारी नहीं है, उस स्टेट से चौगुना इनकम कमाने वाला जो मुल्क है बांग्लादेश, ढाका आसपास, वहां से लेबर बिहार में क्यों आएगा भाई? मतलब भूखे मरने के लिए वो आएगा वहां पर। तो ये जो जुमला है, ये जो जुमला है, ये जुमला किसी के गले नहीं उतरता। दूसरी बात ये है कि ये झारखंड का चुनाव हुआ था ना पिछले साल, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव 2 महीने के अंदर अंदर हुआ था। हरियाणा तो इन्होंने वोट चोरी करके छीन लिया, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी किया, झारखंड में भी वोट चोरी करने के बावजूद भी ये हार गए। ये सच्चाई है। वहां भी इन्होंने घुसपैठ का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, मतलब पूरी गर्दन जान लगा दी, घुसपैठ है, घुसपैठ है, घुसपैठ है। देखिए, झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था, 25 साल पहले उसको बिहार से अलग हुआ। अब जो झारखंड की जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं, वो बांग्लादेश से, वो वेस्ट बंगाल से मिलती हैं। मतलब वहां से कम 500 किलोमीटर दूर सीमा होगी बांग्लादेश की। और उसमें भी मतलब झारखंड की पर कैपिटा इनकम भी उससे कम ही है बांग्लादेश से। जो आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा है, तो झारखंड की भी, पर झारखंड से भी बड़े लोग बड़े पैमाने पर माइग्रेट कर गए। आपने अलग राज्य बनाया, आदिवासियों को की जमीनों को अडानी अंबानी इन सबको लुटवा दिया, जिंदल वगैरह को, तो वहां से भी लोग भाग गए रोजगार के लिए झारखंड से। वहां भी आपने मुद्दा उठाया और वहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी केवल इसीलिए चुनाव हार गई, इसीलिए चुनाव हार गई कि एक झूठा मुद्दा इन्होंने झारखंड में उठाया और पब्लिक ने कहा कि भाई हमको तो कोई घुसपैठिया मिला नहीं,
आप झूठ झूठ भाषण क्यों दे रहे हैं? भाई पब्लिक को पता होता है ना कि आपके मोहल्ले में अगर कोई बांग्लादेशी है, पब्लिक बता देती है बांग्लादेशी है। तो जो जी बंगाली भाषी भी वहां रहते हैं, बंगाली भाषी भी होते हैं, तो बंगाली भाषी जो झारखंड में जो पॉपुलेशन है, काफी पॉपुलेशन, लाखों लोग हैं, उनको जी लगा ये हमको तो गाली दे रहे हैं। मतलब जो अब इनका क्या है कि जो बंगाली बोल रहा है वो बांग्लादेशी हो गया, कोई भी वो बंगला बोलने वाला। दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी लैंग्वेज कहा था। बांग्लादेशी लैंग्वेज क्या होता है भाई? एक पूरा बांग्लादेशी लैंग्वेज, बंगला जो भाषा है, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत की, हिंदुस्तान की। जी और बांग्लादेश राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। कोई बांग्लादेश के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि घुसपैठ करके कोई बांग्लादेश से आकर के बंगाल में उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करे या वहां रहे। सब लोगों को इस बात का पता है, सबके आधार कार्ड है, सबकी पहचान है, सबकी आइडेंटिटी है। तो ये इनको चुनाव के पहले ये इसलिए याद आता है कि इससे कुछ हिंदू मुसलमान करे। अब हालत क्या है बिहार में? अभी आज की आपकी ताजा बताता हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी बहुत नाराज है इससे। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि आप इस तरह के मुद्दे को हवा देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। क्यों? जी क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये बहुत अनकंफर्टेबल है जेडीयू, क्योंकि जेडीयू को भी बंगाली वोट है जेडीयू का बिहार में, क्योंकि बॉर्डर है ना, बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, असम से है, इधर से बंगाल से है, तो उनको भी तो दिक्कत है। तो आप इस तरह से क्यों बोलते हैं? तो जेडीयू के लोग बहुत नाराज हैं और ये आने वाले टाइम पर मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है आने वाले वक्त में। जी सर, ये जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स का नाम काट दिया मतदार यादियों से, और जी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस प्रकार से ज्ञान दिया ज्ञानेश कुमार को, फिर जी भी जी जी ज्ञानेश कुमार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं, क्योंकि उनके आकाओं का उनको संरक्षण है। तो जी ये अब होगा क्या इसका? एसआईआर लागू तो कर रहे हैं, तो नाम उनके जी काटे जाएंगे, रखे जाएंगे, क्या स्थिति क्या बनेगी? देखिए, अभी अभी कोई फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है। फाइनल लिस्ट जो वोटर पब्लिश्ड लिस्ट, वोटर्स की जो लिस्ट पब्लिश होगी, मेरे समझ से 2-4 दिन में हो जाएगी। मेरे से 7 तारीख का सुप्रीम कोर्ट में डेट लाइन है, कोई 7 अक्टूबर को डेट है। तो सात जी अक्टूबर के डेट के बाद ये उसको रिलीज कर देंगे। बाकी इन्होंने प्रिपरेशन कर दी है। ये जी जरूर बड़े पैमाने पर इन्होंने डिलीशंस की जो प्रोजेक्शन किया था कि डिलीट करेंगे नामों को, वो इन्होंने डिलीट जरूर करेंगे नामों को। ये सीमांचल, खास तौर पर सीमांचल में, जैसे कटिहार है, सीतामढ़ी है, अररिया है, ये जो इलाके हैं जो जहां मुस्लिम आबादी है, जो बोनाफाइड वोटर्स है, बोनाफाइड सिटीजन ऑफ कंट्री है, जितना परमानेंट निवासी मैं और आप हैं, ऐसे वो लोग, उनका एक ही अनफॉर्चुनेट है कि वो मुस्लिम है। बाकी वो उतने बोनाफाइड सिटीजन है जैसे आप और हम हैं। तो इनको ये है कि चूंकि मुस्लिम इनको वोट नहीं देता है, इनकी पॉलिसीज के कारण वोट नहीं देता है, इसलिए इनका एक ही रास्ता है कि मुस्लिम्स को के खिलाफ घृणा फैला के, नफरत फैला करके आप हिंदुओं को यूनाइट करें, हिंदुओं का वोट ले, और उसके बाद इसमें वोट लेकर के किसी तरह, अभी वो भी ओवैसी साहब भी वहां जाने वाले हैं वोट काटने के लिए सीमांचल में, उनके बड़े पैमाने पर उनके कैंडिडेट वहां खड़े होने वाले हैं, ताकि वो वोट काट करके कुछ जो नेक टू नेक बहुत सारी सीटें हो जाएंगी, तो उसमें फिर वोटों की धांधली करना, ये करना, जोड़ घट करके उल्टा सीधा करना, और बाकी जो एसआईआर के जरिए जो नाम काटे जाएंगे वो तो अलग है, वो तो है ही है, वो तो है ही है, जो एसआईआर करके नाम काटे जाएंगे वो तो है ही है। लेकिन हालत इतनी खराब है, हालत इतनी खराब है कि आने वाले टाइम पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो एसआईआर का जो मुद्दा है, जो इन्होंने गड़बड़ियां की है, जो धांधली किए हैं, जो वोट चोरी की है, उस वोट चोरी के आधार पर जो ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे बिहार में, और उसका जो नतीजा निकलेगा,
वो नतीजा नेचुरल नहीं होगा, वो प्राकृतिक नहीं होगा। उस नतीजे से लोकतंत्र की सही तस्वीर पता नहीं लगती, क्योंकि इनको किसी भी तरह, मुझे बड़ा डाउट है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डाउट है इस बात का कि ये किसी भी तौर पर, किसी भी तरह से, चाहे वो वोट लिस्ट गायब करें, वोटर का नाम काटे, जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल डाउट है कि ये बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे तो ये चुनाव हार जाएंगे, पता है इनको। अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव अगर हो गए तो ये चुनाव हारेंगे, और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, उसको डिनाई किया जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, तो ये चुनाव जीतेंगे। किसी भी सूरत में इनको चुनाव जीतना है। उसका कारण है कि अगर ये बिहार का चुनाव हारेंगे तो फिर ये दिल्ली में एक दिन भी पार्लियामेंट को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि फिर ये होगा कि बाकी जो चुनाव हुए हैं, बाकी अभी तो एसआईआर का हाइड्रोजन बम आने वाला है 2-4 दिन में, 2-4 दिन में मेरे समझ 10-11 तारीख को आ जाएगा हाइड्रोजन बम। तो उससे जो इनकी करतूतें अभी निकल रही इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन को का चूंकि पूरी तरह पतन हो गया है, उसका पूरी तरह जन विरोधी आयोग के तौर पर उसका एस्टेब्लिश हो गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई कमिटमेंट है पब्लिक के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो आपने सवाल उठाया। इनका जो कमिटमेंट है, अपने जो रिपोर्टिंग बॉस है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, इनके रिपोर्टिंग बॉस है। आज तक कभी इलेक्शन कमीशन का कोई रिपोर्टिंग बॉस नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्टिंग बॉस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मोदी और अमित शाह को अपना रिपोर्टिंग बॉस बनाया। उन्हीं के निर्देश पर, उसी की डायरेक्शन पर बिहार में इन्होंने एसआईआर लागू किया। गड़बड़ियां जो हुई 2 महीने 3 महीने कोई काम नहीं हुआ इस देश में, बिहार में कोई काम नहीं हुआ, लिस्ट बन रही है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दे रखी है इनको कि हम 7 तारीख तक देखेंगे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है वार्निंग इनको। अब वो क्या होता है उस वार्निंग का, क्या नहीं होता है, वो 7 तारीख तक पता लगेगा। जी सर, अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा क्योंकि हमारा समय हो रहा है। मुझे अंतिम सवाल ये करना है आपसे कि मान लीजिए कि महागठबंधन हार गया, जी वोटर अधिकार यात्रा को इतना भव्य प्रतिसाद मिला था जिससे भारतीय जनता पार्टी हिल गई थी, जेडीयू हिल गई थी, और जेडीयू को जी तो मोदी शाह तोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि महागठबंधन हार गया, तो जी स्थिति क्या होगी? स्थिति क्या होगी आने वाले दिनों में? क्योंकि हम कहते हैं कि क्रांति का मार्ग है ना बिहार से शुरू होता है, जी तो क्या होगा? देखिए, जो जो अभी अभी जो बिहार के जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, फिर उसमें सीपीआईएम एमएल है, और मिस्टर साहनी की पार्टी है। ये जी 4 बड़े बड़े ग्रुप है इसमें। दूसरी तरफ बीजेपी है, मतलब जेडीयू है, बीजेपी है, जितिन राम मांझी है, चिराग पासवान है, और मिस्टर कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा। 5 लोगों का पार्टी हुआ है। मुझे जी ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो माहौल है, जो जमीनी हालात है, उस जमीनी हालात अभी बीजेपी चुनाव हार रही है। बीजेपी पीछे है, जेडीयू पीछे है, और बहुत बड़ा फ्रैक्शन शुरू हो गया है जेडीयू और बीजेपी में। और अब बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। बीजेपी चाहती है कि लार्जेस्ट पार्टी, तो अभी भी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है। अभी और बीजेपी का जो राज्यपाल कोशिश उनका है, है, राज्यपाल उनका है राज्यपाल उनका आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए तो ले गए, केरल से उठा के वहां ले गए कि लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। अगर हंग असेंबली होती है तो लार्जेस्ट पार्टी को सब सरकार के लिए बुला लेंगे, उसके बाद ये खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ करके बुलाएंगे। अभी बीजेपी का जो सीन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी रिजल्ट निकलेगा, अगर बीजेपी हारेगी तो एक नया पोलराइजेशन देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में शुरू होगा।
और अगर बीजेपी जीतती है तो बिहार के लोग इस जीत को स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कैंपेन है वो इलेक्शन आते आते और अभी हाइड्रोजन बम फटते फटते वो इतना गर्मा जाएगा कि ये जो माहौल बनाने की चेष्टा हो रही है और ये जो 10-10 हजार रुपए वोट खरीदने की कोशिशें हो रही है, ये इतना आसान नहीं होगा। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अगर तय कर लेते हैं कि जीतना है तो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतते हैं। मैं कोई हैरान नहीं होऊंगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये सत्ता में आ जाए दोबारा। मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से वोट चोरी और तमाम तरह के हथकंडे अपना करके ये सत्ता में आ जाए, इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में ये लोग बहुत जबरदस्त है। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, हारे हुए चुनाव को कैसे जीता जाता है, इसमें इनकी बहुत बड़ी मास्टरी है, ऐसा मेरा मानना है। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी लखेड़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बेबाक बात आपने करी। बिहार की स्थिति का जिस प्रकार से आपने बयां किया, उससे मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी वास्तविक परिस्थिति का आकलन मिलता है आपसे। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।